ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल। अशा प्रकारचा विषय आहे आणि दुसरीकडे नानाभाऊ असाही विषय आहे की समजा कोराडी आहे तर या ठिकाणी मागणीच नाही आहे। या ठिकाणी आता राऊत साहेब आपले दरअसल ये महाराष्ट्र विधानसभा के भीतर की तस्वीरें आप देख रहे थे। मैंने पहले ही आपको बताया था कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आज महाराष्ट्र विधानसभा में नागपुर में जिस तरीके से हिंसा हुई है उस हिंसा को लेकर बयान देना है। तो अपनी बात यहां देवेंद्र फडणवीस रख रहे हैं। नागपुर हिंसा को लेकर देवेंद्र फडणवीस की तरफ से सदन को क्या जानकारी दी जाती है, इसको लेकर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जो पुलिस रिपोर्ट आई है उस पुलिस रिपोर्ट में 3 घटनाओं को कहीं ना कहीं वजह बताया जा रहा है। इसके बारे में आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। फिलहाल नागपुर हिंसा में पुलिस का अब तक का एक्शन जो है वो आप जान लीजिए। 47 उपद्रवी हैं जिन्हें अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभी और भी उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब पुलिस को तलाशना है वो यही है कि आखिरकार ये हिंसा कैसे हो गई, किसने लोगों को भड़का दिया, अमन में खलल डालने का काम किसने किया और ये अमन में खलल डालने वाली जो भीड़ थी जिसने नागपुर की सड़कों पर ये हिंसा का तांडव मचाया वो आखिरकार आई कहां से। ऐसे तमाम सवाल हैं, जवाब पुलिस तलाश रही है। और इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने, उपद्रवियों ने जिस तरीके से हिंसा को अंजाम दिया वो तस्वीरें आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। सड़कों पर कैसे उपद्रवी जो हैं वो गाड़ियों को तोड़ते हुए, आगजनी करते हुए, दुकानों घरों को निशाना बनाते हुए नजर आए। सोमवार को यह हिंसा हुई है और उस हिंसा की पूरी करतूत इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। हालांकि आज नागपुर में शांति है। नागपुर के 10 थाना क्षेत्र ऐसे हैं जहां अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है। पुलिस लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। इस बीच नागपुर में उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की। सोमवार रात करीब 11:30 बजे का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें उपद्रवी हंसापुरी इलाके में एक घर के बाहर खड़ी कार में तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये घर वकील आकाश राउत का बताया जा रहा है जिनका परिवार कल रात से खौफ में है। घर के बाहर उपद्रवी उत्पात मचाते हुए इनकी कार में तोड़फोड़ के बाद उपद्रवियों ने घर पर भी पत्थर चलाए जिसकी तस्दीक आज सुबह की तस्वीरें भी कर रही हैं। देखिए किस तरीके से ये भीड़ जा रही है और उपद्रवी जो है वो गाड़ी नजर आती है, उस गाड़ी पर पथराव करता है। घर पर भी पत्थर चलाए गए, हाथ में डंडे हैं, हाथों में पत्थर हैं और जो कुछ इनके सामने आ रहा है उस सबको ये तहस नहस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कल क्या देखा आपने, क्या कुछ हुआ और कितने? पुलिस वाले सब यहाँ पर खड़े थे और सब यहाँ से लोग जाने जा रहे थे इधर उधर। घर में क्या माहौल था? आप लोग बंद करके घर में बैठे हुए थे? क्या हम लोग बाहर सब निकले थे ना, घर में सब बाहर निकले थे। पता चला कि आप लोग की गाड़ी संपत्ति सब तोड़ अगर ये हो गई, टूट गई करके गाड़ी, सब जो पुलिस वाले वगैरह बहुत थे यहाँ पर। अब लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि घर के अंदर जाए, भाई कुछ आराम से, दिल धड़ 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 कर रहा था कि कभी कुछ हो न जाए। रात को कितने बजे सोए आप? हम लोग 3 बजे सोए रात को। सिर्फ इस बात का ही डर सता रहा था कि फिर से भीड़ आ सकती? हाँ हाँ, ऐसे। कल रात को खाना खाने के बाद हम लोग अपने बेडरूम में चले गए। फिर हम लोग को ना पीछे गैलरी से आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी चिल्लाने की। तो पहले हम लोग उधर गए तो वहाँ पे देखा तो बहुत सारे ऐसे लड़के जो है बांधकर, नकाब बांधकर थे। तो फिर हम लोग को लगा कि यार इनके हाथों में सब ये डंडा वगैरह है, तो पहले गाड़ी देखनी चाहिए, गाड़ी चेक करनी चाहिए। तो हम लोग सीधे सामने वाली गैलरी में आ गए। तो जब गैलरी में आए तो ये सब दिखी, मतलब हो चुका था वो। और वहाँ यहाँ से बहुत 2 व्हीलर्स वगैरह पे वो जा रहे थे। तो हम लोग को लगा कि यार अभी बाहर निकलना सही नहीं होगा। तो जैसे ही वो चले गए हम लोग बाहर निकले, देखा क्या नुकसान हुआ है। तो ये पीछे वाला जो कांच है वो टूट चुका था। और आइए सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय जो लगातार नागपुर में ही मौजूद हैं और वहां से पल पल का अपडेट पहुंचाने का आप तक काम कर रहे हैं। और साथ ही आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारी सहयोगी न्यूज रूम से मेघा प्रसाद भी मौजूद है। और इस बीच मेरे साथ 2 राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रदीप भंडारी बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और शिवसेना उद्धव गुट से किशोर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। मैं पहले दर्शकों को ग्राउंड पर लेकर चलूंगी मृत्युंजय के पास और मृत्युंजय जरा तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि कल रात नागपुर में आखिरकार क्या हुआ। वो तस्वीरें जो हैं कल की हिंसा की आज गवाही दे रही हैं चीख चीख कर। मृत्युंजय।
निश्चित तौर पर इस घटना को 12 घंटे से अधिक का समय हो गया, लेकिन हर एक तस्वीर अपनी एक कहानी बयां कर रही है और उन दंगा पीड़ितों की भी कहानी बयां कर रही है जो इस पूरे घटना से अनजान थे। और लेकिन उनके लिए आज की सुबह काली सुबह है, क्योंकि उनके मेहनत की कमाई की संपत्ति तोड़ी फोड़ी गई, आगजनी की गई, नुकसान किया गया। मेरे दाएं बाएं आप जहां भी नज़र दौड़ाएं आपको इस प्रकार की तस्वीरें नजर आएंगी जो पत्थरबाजी का शिकार हुई, आगजनी का शिकार हुई, आम लोगों के, मध्यम वर्गीय परिवारों की एक जमा पूंजी से ली हुई संपत्ति का नुकसान हुआ। और मैं जगह जगह जाकर सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रहा हूँ और मेरे हाथों बहुत सारी सीसीटीवी फुटेज भी आई हैं। उन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि जो पत्थरबाज थे, दंगाई थे, उपद्रवी थे, वो बड़ी तैयारी के साथ आए थे, नकाबपोश थे, हाथों में उन्होंने लोहे का सरिया रखा हुआ था, बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे। जरा इस देखिए, आप जहाँ भी नज़र दौड़ाएं आपको इतने बड़े बड़े पत्थर आपको नजर आएंगे। इतने बड़े बड़े पत्थर अगर किसी व्यक्ति को लग जाए तो आप कल्पना करिए कि उसे कितना ज़्यादा गंभीर चोट लग सकती है। और इस प्रकार से वाहनों पर फेंका गया, तोड़फोड़ किया गया, बहुत ज़्यादा नुकसान किया गया। और एक हम पैटर्न देख रहे हैं कि जो महल इलाका है, सबसे पहले महल इलाके में शुरू हुआ, फिर जो गीतांजलि इलाका आता है वहाँ पर पत्थरबाजी आगजनी हुई, दुकानों को तोड़ा गया, घरों को नुकसान पहुँचाया गया, लोगों को मारा पीटा गया। और फिर जो ये तीसरा इलाका आता है यहाँ भी, जो कि हंसापुरी का इलाका आता है, यहाँ भी जगह जगह पर आपको आगजनी तोड़फोड़ की तस्वीरें नजर आएंगी। बहुत ज़्यादा संपत्ति का नुकसान हुआ है। पुलिस ने 47 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, टेक्निकल एविडेंस के माध्यम से, अन्य सबूतों के आधार पर और भी गिरफ्तारियां की जाएंगी, पुलिस द्वारा ऐसी जानकारी दी जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार चूक कहां से हुई और किसकी लापरवाही से इतना बड़ा एक जो घटना शांतिपुरी इलाके में हुआ, आखिरकार क्यों हुआ? नहीं, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इस हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है। मुझे लगता है जरा प्रदीप भंडारी जी को आना चाहिए। प्रदेश में उन्हीं की पार्टी की सरकार है, कानून व्यवस्था का जिम्मा खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथ में है, क्योंकि गृहमंत्री भी प्रदेश के वही हैं। और प्रदीप भंडारी जी, हम सब जानते हैं कि पुलिस अगर चाहे तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसे में नागपुर, जिसको लेकर हिंसा के मामले में पुलिस की अपनी रिपोर्ट यह कह रही है कि साहब 3 घटनाएं दिन में होती हैं। अग्रसेन चौक पर 11 बजे एक घटना, जब दोनों समुदाय आमने सामने आते हैं। अग्रसेन चौक पर ही उसके आधे घंटे बाद एक मुस्लिम युवक जिस पर अज्ञात हमलावर हमला करते हैं और उसके बाद फिर से तनाव होता है। और यहीं नागपुर में ही फिर दोपहर होते होते विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का वो विरोध प्रदर्शन, जिसमें कब्र पर, प्रतीकात्मक कब्र पर औरंगजेब की वो एक हरे रंग की चादर डालकर उसको जलाते हैं और उस चादर पर कुछ अरबी में आयतें लिखी हुई हैं या क्या लिखा हुआ है इसकी तो मैं पुष्टि नहीं कर सकती हूं, लेकिन उसी को लेकर यह भ्रम फैलता है कि साहब ये तो शायद कुरान जला दिया। ये अफवाहें फैलती हैं। ऐसे में ये सीधे सीधे पुलिस की नाकामी की दिन में इतना ज्यादा मामला संवेदनशील बना हुआ था, बावजूद इसके पुलिस चाक चौबंद इंतजाम नहीं कर पाई कि अब हिंसा के बाद आज सुबह खुद आपकी पार्टी के विधायक हैं और कह रहे हैं कि पुलिस को फोन किए जा रहे थे, पुलिस नदारद थी। तो माना जी, अगर पुलिस, लोकल पुलिस की तरफ से किसी ने भी इस पर कॉल ऑफ लाइन ऑफ एक्शन सही तरीके से नहीं किया होगा या अपनी जिम्मेदारी को नहीं निर्वाह किया गया होगा तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। पर एक पैटर्न देखने को देश के अलग अलग कोनों में मिल रहा है कि कुछ लोग और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके हाथ में एकदम से पत्थर आ जाता है। जब भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीतता है उसके बाद में भी पत्थरबाजी होना शुरू हो जाती है। जब भारत के अंदर खुशी होती है तब भी वो पत्थर उठाना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है कि देश के कुछ कोनों के अंदर एकदम से पत्थर, रॉड और आगजनी शुरू हो जाती है? ये कौन वो लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? ये सिर्फ रिलेटेड टू महाराष्ट्र का एक एरिया नहीं है। याद करिए, जब भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, मऊ के अंदर क्या हुआ था? मऊ के अंदर भी एक छोटी सी अफवाह की बात की गई थी और पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। तो सवाल ये है कि जिसने पुलिस में अगर कोताही बरती होगी जरूर एक्शन लिया जाएगा, हमारी जिम्मेदारी है। परंतु इसके साथ में सवाल उठाना ये भी जरूरी है कि कौन वो लोग हैं जो एकदम से पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सवाल पूछे जाने चाहिए कि आखिरकार कौन वो लोग हैं जिनके पास अचानक से इतने पत्थर आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि आपने मऊ का जिक्र किया, मऊ हो गया या उत्तर प्रदेश हो गया या बिहार हो गया, सांप्रदायिक लिहाज से ये वो इलाके हैं जो संवेदनशील रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र और नागपुर जहां पर हिंसा हुई है, वहां पर दशकों से हिंदू और मुसलमानों के बीच इस तरीके के हालात नहीं बने हैं। वहां पर सब भाईचारे के साथ रह रहे हैं। तो कौन ये लोग हैं जिसने 2 समुदायों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया? क्या इस पर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? रोमाना जी, ये आपको लग रहा होगा कि शायद से भाईचारे से लग रहे हैं। हाँ। आज अगर हिंदू जो है वो अपनी अभिव्यक्ति की आजादी कर रहा है, मान लीजिए कुछ हिंदू जो है वो औरंगजेब के खिलाफ अपनी बात रख रहा है,
तो कुछ ऐसे लोग हैं, क्या वो इतने उत्तेजित हो जाएंगे कि पत्थरबाजी करना शुरू कर देंगे? हिंदू ये माहौल सही होने का ये मतलब नहीं है कि हिंदू दबा रहे। नहीं नहीं माहौल नहीं सही नहीं नहीं होने का नहीं ये आप मतलब है आपने कि औरंगजेब की बात की, जबकि आपने पहले नहीं सुना। वहां पर अफवाह क्या फैली? वहां अफवाह ये फैली कि साहब कुरान की प्रति जला दी गई, और मैं फिर पूरी जिम्मेदारी से दर्शकों को कह दूं कि यह अफवाह थी, इसीलिए अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। यहां जो शरारती तत्व हैं वो सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाना चाहते हैं, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग जो वहां विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वो कब्र की जो प्रति लेकर गए उस पर हरे रंग का उन्होंने कपड़ा डाला हुआ था, और उस कपड़े पर कुछ आयतें लिखी हुई थी। क्या लिखा हुआ था इसकी मैं पुष्टि नहीं करती हूं, इसीलिए वहां पर हालात बिगड़े। ये मामला औरंगजेब से आगे बढ़कर समाज के अंदर दरार पैदा करने वाला क्यों बन रहा है? विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि औरंगजेब के नाम पर आप समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। जी प्रदीप जी। हम नहीं, ये विपक्ष कर रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसी, मैं आपसे, चलिए आपके आर्ग्यूमेंट को आगे ले जाता हूँ। मान लीजिए एक अफवाह हो, तो क्या ये अफवाह किसी को अधिकार देता है कि वो पत्थरबाजी करे? बिल्कुल नहीं देता। किसी को अधिकार देता है कि पुलिस वाले को डंडे से पीटे? बिल्कुल नहीं देता। और इसीलिए अगर ये अफवाह फैली तो ये अफवाह क्यों फैली? इस अफवाह को वक्त रहते पुलिस हैंडल क्यों नहीं कर पाई? और जब वहां 2.5 घंटे तक हिंसा हो रही थी तो आखिरकार पुलिस कहां थी? खुद वहां पर जो विधायक है उनको आकर ये कहना पड़ रहा है कि साहब लोग पुलिस को फोन कर रहे थे, पुलिस नदारद थी। पुलिस क्या कर रही थी? क्या ये छूट दी गई? आपको पता है संजय राउत के आरोप लगा कर गए। संजय राउत शिवसेना के सांसद हैं, वो ये कहकर गए कि हिंदुओं को डराने का ये पैटर्न है। वो कह रहे हैं हिंदुओं को डराने के लिए जानबूझकर ये हिंसा करवाई गई। वो कटघरे में आपकी सरकार को खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हिंदुओं पर हमला कराने का ये एक पूरा का पूरा षड्यंत्र है। ये संजय राउत के शब्द हैं जो मैंने दोहराए हैं। रोमाना जी, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। संजय राउत कॉन्स्पिरेसी मेकर है, उनको कुछ नहीं आता है। वो सिर्फ और सिर्फ ना उनको जमीन का ग्राउंड पता है। मैं उनको सीरियसली नहीं लेता हूँ। मैं आपको बहुत सीरियसली लूंगा और आपके सवाल का जवाब दूंगा कि पुलिस ने क्या किया। मैं किशोर तिवारी जी के पास जा रही हूँ। ठीक है मैं किशोर तिवारी जी, अच्छा आप बात कर लीजिए। तरफ की घटना पता चली थी और 8:30 बजे के बाद पुलिस ने 8:30 बजे के बाद में सेक्शन 144 लागू कर दिया था। तो विद इन 2 आवर्स सेक्शन 144 लागू हुआ था। परंतु आपकी बात ये सही है कि क्या वो लोकल इंटेलिजेंस में थी कि क्या इतने सारे लोगों के हाथ में पत्थर था? पुलिस के किसी व्यक्ति को अगर इसकी जानकारी थी, उसने क्यों नहीं एक्शन लिया? इसकी तहकीकात होगी, जरूर होगी। बिल्कुल। और देखिए खुद विधायक जी जो है स्थानीय, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब बाहरी लोग थे। इसको लेकर भी जांच होनी चाहिए कि अचानक से ये इतनी बड़ी भीड़, और इस भीड़ को नागपुर में कौन ले आता है? क्योंकि स्थानीय लोग भी कह रहे हैं कि हमने तो पहले इन लोगों को नहीं देखा, और बहुतों के तो चेहरे ढके हुए थे, और बाकायदा एक साजिशन इस हिंसा को अंजाम दिया गया कि पहले सीसीटीवी तोड़ दिए गए ताकि चेहरे जो हैं वो कैद ना हो सके, ये जो इनके कुकर्म हैं वो कैमरों में कैद ना हो पाए। लेकिन इस बीच मैं किशोर तिवारी का रुख कर रही हूं, और किशोर तिवारी जी जिस बात का जिक्र यहां पर प्रदीप भंडारी कर रहे थे कि साहब ये शिवसेना की आदत हो गई है सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थियरीज एक के बाद एक बुनना और समाज में भ्रम फैलाना। किशोर तिवारी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है तो जवाब दीजिए। मुझे अब आपकी आवाज मिल रही है। मैं आपको बताता हूं। देखिए 11 बजे एक घटना होती है, फिर 2 बजे एक घटना होती है, फिर 7:30 बजे होती है, और उसके बाद आपने हिंसापुरी एरिया जहां 11:30 बजे रात का लाइव फुटेज बताया है। मैं बता रहा हूं कि अभी मैं बता रहा हूं कि ऐसी कोई अफवाह नहीं है, ऐसी कोई अफवाह भी नहीं तो कि ये सब चीजें गलत है और अफवाहों पे कोई भरोसा नहीं रखे। ये नितिन गडकरी का इलाका है। यहाँ हर घर के हर आदमी से नितिन गडकरी का सौदार्य है, और नितिन गडकरी खुद फील्ड में आ गए हैं, और सारी पुलिस अभी 3 बटालियन उतार दी गई है और सब लोग सेफ है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि पुलिस यह सो रही थी। पुलिस सो रही थी। देखिए अभी कह रहे थे प्रदीप भंडारी 2.5 घंटे के अंदर परिस्थिति काबू में ला ली गई। 2.5 घंटे में अगर परिस्थिति काबू में लाते ही तो ऐसा नहीं होता। 1500 पुलिस आपके पास हेडक्वार्टर में थी, सीआरपीएफ की 2 यूनिट आपके स्टैंड बाय थी, और एसआरपीएफ की 2 यूनिट ट्रांसफर थी। आपने किसी को नहीं बुलाया। आपके 2 डीसीपी इंजर्ड हो गए। आपको ये अंदाजा नहीं था कि नागपुर में ऐसा होगा। और ये जहर किसने उगला? मुझे बताइए
ये सर अब आप दो बात कर रहे हैं। देखिए, आप ही की पार्टी की तरफ से संजय राउत सामने आते हैं और वो कहते हैं कि साहब ये हिंदुओं को डराने का पैटर्न है। वो कहते हैं कि जानबूझकर हिंदुओं को डराने के लिए ये खुली छूट यहां पर उपद्रवियों को दी गई। वो ये कहकर सरकार को घेरते हैं। अब आप कह रहे हैं कि साहब इनको अंदाजा नहीं था, ये असेस नहीं कर पाए सिचुएशन। तो सर क्या विपक्ष कंफ्यूज है? विपक्ष कोई भी थियरी जो है वो बस सामने रख रहा है क्योंकि उसको अपनी राजनीति चमकानी है। 1 मिनट मैं आपको बता रहा हूँ। मैं नागपुर का ही रहने वाला हूँ जी। नागपुर मेरे दिल के करीब है। नागपुर में 146 साल के बाद ऐसी कोई इंसिडेंट हुआ है। मेरे मित्र नितिन गडकरी बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं। यह क्यों हुआ, क्या हुआ, मुझे मालूम नहीं। अब 327 साल पुरानी एक मजार को निकाल के फेंकने के लिए यहाँ प्रोसेशन निकला और प्रोसेशन के अंदर अभद्र चीज की गई, जिसके वजह से ऐसी रूमर पहुंची और लोगों की भावनाएं भड़की। अब मुझे बताइए, इसमें पुलिस अगर अप्रोप्रिएट टाइम पे काम करती तो ना तो पुलिस मार खाती, ना तो जनता की संपत्ति की हानि होती। ठीक है, मैं बता रहा हूं कि ये पूरे इसमें गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह जवाबदार है और देवेंद्र फडणवीस से नागपुर को लगे हुए दाग की मैं जवाब लूंगी सर। लेते हुए आप जो बात कह रहे हैं मैं उसका जवाब लूंगी प्रदीप भंडारी से, क्योंकि यहां पर बड़ा सटीक सवाल एक जो किशोर तिवारी ने अपने जवाब के जरिए खड़ा किया है कि साहब अगर औरंगजेब की कब्र हटानी है तो औरंगजेब की कब्र हटाइए ना। आप मुस्लिम समुदाय के जो धार्मिक चिन्ह हैं उनका अपमान क्यों कर रहे हैं? इसकी जिम्मेदारी और इसकी जवाबदेही किसकी बनेगी? इस पर प्रदीप भंडारी आप आगे जवाब दीजिएगा मुझे, क्योंकि यही वजह बताई जा रही है जिसकी वजह से ये सियासत इतनी गरमाई और मामला इतना भड़का और जो शरारती तत्व हैं, जो उपद्रवी हैं, उनको मौका मिल गया। आप और हमारे जैसे आम आदमी इस वक्त नागपुर में वो डरे से में बैठे हुए हैं, उनकी गाड़ियां टूट गई हैं, उनकी दुकानों मकानों पर पथराव हो गया है। और कहां पर हुआ है? नागपुर में। नागपुर की पहचान देश को जाननी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनका घर, उनका राजनीतिक गढ़ यही नागपुर है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसी नागपुर से आते हैं। महाराष्ट्र के अंदर जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं बावनकुले साहब, वो भी इसी नागपुर रीजन से ही आते हैं। और ऐसे में मुझे लगता है जरा जल्दी से हम रुक करेंगे। हमारी सहयोगी मेघा इस वक्त मौजूद हैं और जानते हैं मेघा से जो बयान देना था देवेंद्र फडणवीस को सदन में इस नागपुर हिंसा को लेकर, उसके बारे में क्या अपडेट मिल रहा है मेघा? रोमाना, ये नागपुर उसको लेकर जो बयान देना है वो थोड़ी देर में वो सदन में बात करेंगे। महाराष्ट्र असेंबली में थोड़ी देर में, क्योंकि वो होम मिनिस्टर भी हैं तो लॉ एंड ऑर्डर उनके नीचे आता है, तो उनकी जिम्मेदारी है ये। और ऑफ कोर्स नागपुर उनका गढ़ है जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन इस बात की कोई मायने नहीं है कि नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस या बावनकुले की गढ़ है। ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, प्योरली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसका फेलियर है, उसे समझने की ज़रूरत है। और एक बात जो प्रदीप भंडारी कह रहे हैं कि अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे थे या हम प्रदर्शन कर रहे थे तो उसका यह मतलब नहीं होता है कि सामने वाला डंडे, पत्थर और कुल्हाड़ी लेकर आकर पुलिस वालों को मारने लगे या फिर प्रोटेस्टर्स को मारने लगे। इनकी ये बात भी कंप्लीटली अप्रिशिएट की जाती है। पर यहाँ सवाल दो है और प्रदीप से भी सवाल मेरा ये है कि जब अबू आजमी ने इस बात की शुरुआत करी, क्या उस वक्त प्रशासन को सजग नहीं हो जाना चाहिए था? क्या उन्हें ये नहीं समझ में आना चाहिए था कि इससे हिंसा भड़क सकती है? ऐसी बात दी, ये सेंसिटिव चीजें हैं, लोगों को ये उकसाते हैं, वन वे और दी अदर ये लोगों को ऐसी बातें उकसाते हैं। तो क्या इस पूरे मामले को वहीं पर ठंडा नहीं कर देना चाहिए था? सबसे पहले डिप्टी सीएम शिंदे जी बिल्कुल ताव में आके जोर से असेंबली में बातें करते हैं। एक दिन वो पूरा ये सारी बातें कहते हैं कि हिम्मत किसी की जो औरंगजेब को ग्लोरीफाई करे, वो अबू आजमी को जवाब दे रहे थे। उस बात को वहीं पर, ये सब चीजों को यहीं खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा भी बयान आया तो चीजें तूल पकड़ी। चलिए वहां तक भी मैं समझती हूं, असेंबली के अंदर आप राजनेता हैं, आप राजनीति तो करेंगे ही और हर कोई अपनी राजनीति चमकाने के लिए यहां बैठा हुआ है। रोमाना, ये कोई नई बात महाराष्ट्र में नहीं हो रही है, ये यूपी में भी हो रहा है, ये असम में भी हो रहा है, ये कई और राज्यों में भी होता है, कई नेता करते हैं। मगर उन सब का रिजल्ट ये थोड़ी होता है कि वहां पर इस तरीके का प्रदर्शन पर आप
खराब करने आ जाएं, आप आगजनी करने आ जाएं, आप पुलिस वाले को 3-3 डीसीपी को, उसमें से एक को आपने कुल्हाड़ी से मारा, तो ये सारी बातें क्यों नहीं कर रहे हैं हम? इसको भी, इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ। जिनके जवाब पुलिस को देने हैं कि आखिरकार ये इतनी नाकामी कि खुद पुलिस पर हमला हो जाता है, पुलिस के जो डीसीपी हैं उन पर कुल्हाड़ी से वार होता है। ये कौन है शरारती तत्व? इनकी हिम्मत इतनी कहां से बढ़ी और आखिरकार इनके हौसले इतने कहां से बुलंद हुए? क्या इसके लिए पुलिस प्रशासन और सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए? फिर से प्रदीप भंडारी के पास दर्शकों को लेकर चलूंगी। और प्रदीप, मैं आपसे समझना चाहती हूं कि क्यों ना सवाल पूछा जाए कि प्रशासन सो रहा था क्या? पुलिस सो रही थी क्या? खुद आपके विधायक को आकर कहना पड़ रहा है कि हाँ, पुलिस को फोन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने जो रिस्पांस है वो टाइमली नहीं दिया। दूसरा सवाल ये कि दिन भर जिस तरीके की घटनाएं घटी, जो हिंदूवादी संगठन थे उनको ये इजाजत क्यों दी गई कि वो वहां पर लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें, किसी धर्म के धार्मिक चिन्हों का अपमान करें? ये इजाजत क्यों दी गई? जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि साहब जानबूझकर एक समुदाय को निशाने पर ले रही है सरकार, और उसी का ये नतीजा कि शरारती तत्वों को, उपद्रवियों को मौका मिल जाता है ना समाज का ताना बाना यूं खराब करने का। प्रदीप भंडारी। रोमाना जी, औरंगजेब तो किसी भी समुदाय को टारगेट करने की बात नहीं है। औरंगजेब के खिलाफ बात करना मेरे हिसाब से किसी समुदाय का औरंगजेब परिचायक नहीं है एक लोकतांत्रिक देश के अंदर। बिल्कुल सही। पहली बात। दूसरी बात, लेकिन मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि वहां पर सवाल पूछा जा रहा है कि मुस्लिम धार्मिक चिन्ह और मुस्लिम धार्मिक चिन्हों का अपमान हुआ है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। मेरे हिसाब से रुमाना जी, अभी मैं आपकी जितनी भी रिपोर्ट्स देख रहा था, ये सब अफवाहों के दायरे के अंदर है और स्पेकुलेशन में है। अगर किसी भी धार्मिक चिन्ह का अपमान किया, किसी भी संगठन ने किया होगा, किसी भी व्यक्ति ने किया गया होगा, तो उस पे वो कानूनी रूप से कार्रवाई होगी। परंतु जैसा आप भी अभी कह रही हैं कि ये सब अफवाहें हैं, तो मैं अफवाहों को एज मैटर ऑफ ट्रूथ या मैटर ऑफ एविडेंस नहीं लेना चाहूंगा। जो यहाँ पे मेघा जी कह रही थी कि क्या ये ऐसा इंटेलिजेंस फेलियर था, क्या हमें नहीं पता था, इस पे स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। और जब ये स्टेटस रिपोर्ट आएगी और पता किया जाएगा कि वहाँ पे जो लोकल LIU है, तो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, क्या उसको ये नहीं पता था कि इतने सारे लोग पथराव कर सकते हैं, तो इसकी कार्रवाई होगी। परंतु बड़ी बात रोमाना जी है कि ये सिर्फ लोकलाइज इंसिडेंट नहीं है। आप देश भर में अलग अलग एरियाज का पैटर्न देख लीजिए, जहाँ के ऊपर डेमोग्राफी या कुछ ऐसे तत्व हैं तो एकदम से पथराव पुलिस प्रशासन पे कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर जब शाहीन बाग हुआ था, तब भी यही पथराव की हमने घटनाएं देखी थी जब एंटी हिंदू दिल्ली राइट हुए थे। अभी मऊ के अंदर भी हमने ये देखा। ऐसे कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ करता था। तो कौन लोग हैं जिनको पत्थर उठाने की आजादी है, जो अपनी अभिव्यक्ति की आजादी पुलिस प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर पथराव करके करते हैं? ये जो भी लोग हैं, ये अलोकतांत्रिक है। नहीं, इसको अभिव्यक्ति की आजादी नहीं कह सकते हैं। ये हिंसा की इजाजत संविधान नहीं देता है। कानून व्यवस्था देश की हाथ में लेने की इजाजत कानून व्यवस्था नहीं देता है। ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। मैं क्लियर करूं, ये उपद्रवी है, ये शरारती तत्व है, ये वो लोग हैं जो कानून व्यवस्था को बिगाड़ कर सिर्फ और सिर्फ अपना हित साधना चाहते हैं और देश का सामाजिक ताना बाना जो है उसको खराब करना चाहते हैं। तो आखिरकार नागपुर में जो साजिश हुई है, किसने जलाई माचिस, नागपुर हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन? ये वो तमाम सुलगते सवाल हैं जिनको लेकर इस समय हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता प्रदीप भंडारी लगातार बने हुए हैं और सीधे प्रदीप के पास ही आपको लेकर चलेंगे और जरा समझने की कोशिश करते हैं प्रदीप भंडारी से कि अच्छा, मुझे बताया जा रहा है प्रदीप भंडारी हमारे साथ नहीं है इस वक्त। हमारी सहयोगी मेघा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मेघा के पास ही चलते हैं और जानते हैं मेघा से। मेघा, कुछ अपडेट मिल रहा है सरकार की तरफ से? क्योंकि आज सदन शुरू होने से पहले वहां तो माफ कीजिएगा, पहले आपको सुना देते हैं क्या कह रहे हैं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ पोलीस त्याचा चौकशी करतीलच आणि त्याच्यामधून मुळाशी जातील। पोलीस कुणालाही सोडणार नाहीत, कारण शेवटी तिथल्या नागरिकांची सुरक्षितता आणि या राज्यात कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी नागरिकांनी देखील पोलिसांना सहकार्य करावं, अशा प्रकारचं आवाहन देखील मी करतो। शेवटी आपल्याला राज्यामध्ये शांतता कायम ठेवायची आहे, कायदा सुव्यवस्था राखायचं आहे। आपल्याला सर्वसामान्य माणसाला कुठेही त्रास होऊ नये अशा प्रकारचं भूमिका सरकारची आहे। परंतु मला एवढंच इथं सांगायचं आहे की हा औरंगजेब या आंदोलनकर्त्यांचा कोण लागतो? तो काय संत आहे का महात्मा आहे का त्यांनी चांगलं काम केलं आहे? जे त्याला चांगलं म्हणतात, चांगला प्रशासक म्हणतात, खरं म्हणजे त्यांनी संभाजी महाराजांचा इतिहास वाचला पाहिजे, आताचा छावा चित्रपट पाहिला पाहिजे। ज्या क्रूर कर्म्या औरंगजेबाने छत्रपती संभाजी महाराजांचा हलाल केले,
तुकडे तुकडे केले, डोळे काढले, नख छाटली, महाराजची आंखें त्यांची निकाली, जीभ उसके छाटली, टुकड़े टुकड़े किए, अंगावरची सालटी जीभ सोडली, काटली, त्याच्यावर गरम तेल ओतलं, मीठ टाकलं, शरीर पर गरम अशा तेल अनंत गिराए गए, यातना, उनके चमड़े अनन्वित छळ, निकाले गए, 40 दिवस उन पर इतनी आपल्या यातना की छत्रपती गई, संभाजी 40 दिन तक उन पर यातना की गई। त्याचं अपने समर्थन छत्रपति संभाजी महाराज पर जो यातना की म्हणजे गई, खऱ्या अर्थाने ऐसे व्यक्ति का महिमा देश- मुंडन करना, म्हणजे देशद्रोहाचं समर्थन करणं, ये औरंगजेब का इथं ऐसे व्यक्ति का काम करना यानी देशद्रोह का औरंगजेबाने समर्थन आमच्या करना। आया बहिणींवर अत्याचार केला, माता औरंगजेब ने भगिनींवर केला, माँ बहनों पर मुलाबाळींवर अत्याचार केला, मंदिरं तोडली, बच्चों पर अत्याचार सगळं किया, नष्ट केलं, मंदिरों को हा नुकसान पहुंचाया, महाराष्ट्राचा मंदिरों को द्रष्टा नष्ट होता. किया, महाराष्ट्राचा द्रोही होता, हा देशाचा ये द्रोही महाराष्ट्र होता. का द्रोही था, आणि म्हणून दुश्मन था, ये अशा देश का दुश्मन था। देशद्रोहाचं समर्थन करणं म्हणजे एक प्रकारचा इसलिए ऐसे देशद्रोहच देशभक्ति आहे. का समर्थन आणि खऱ्या करना अर्थाने ये एक प्रकार अशा का अपने आप प्रकारचा में देशद्रोह है। औरंगजेबची कबर ही महाराष्ट्राला लागलेला एक कलंक आहे. औरंगजेब हा महाराष्ट्राला औरंगजेब लागलेला की कब्र कलंक आहे. महाराष्ट्र में लगी आणि हुई म्हणून एक कब्र के तो कब्र एक कलंक के समान पुसण्यासाठी है। अनेक लोक ये कलंक को मिटाने का काम त्यांचं अजिबात आंदोलन कर रहे चुकीचं हैं। असं मी म्हणणार नाही. आणि म्हणून औरंगजेब का जो कब्र है ब्रिटिशांनी उस आपल्यावर कलंक को आक्रमण हटाने केलं, का काम त्या आंदोलन के ब्रिटिशांच्या माध्यम से देखील किया जा रहा है। आपण पुसून टाकल्यात. आणि म्हणून अनेक ब्रिटिशों ने देशांमध्ये भी आपण पाहिलं हमारे देश में जो तर आक्रमण किया, आक्रमणकार्यांची अत्याचार किया, खाना उनकी भी खुणा जो आपण पहचान पुसतो. निशानियां हैं उसे आणि म्हणून हटाने का काम या हम कर रहे हैं। औरंगजेबाने तर ब्रिटिशांपेक्षा जुलम केला, औरंगजेब ने तो जुलमी ब्रिटिशों राज्यकारभार की भी केला तुलना में कई आणि ज्यादा सगळ्यांवर यातना दी, अन्याय केला. अशा अन्याय किया, अत्याचार किया। उदात्तीकरण करणं, त्याचं समर्थन ऐसे करणं, औरंगजेब की हे महिमा मुंडन खऱ्या करना, अर्थाने समर्थन करना, महाराष्ट्र सहन ये करणार सही नाही. मायने में महाराष्ट्र माफ करणार महाराष्ट्र नाही इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। महाराष्ट्र खरं म्हणजे दुसरी गोष्ट तो डिप्टी सीएम को सुन रहे थे आप। एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा जा रहा है कि जो हिंसा हुई है उसके पीछे साजिश है और साथ ही साथ आरोपी जो भी हो, जितने भी हो, उनमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सीधे रुख करेंगे खास मेहमानों का। इस समय हमारे साथ चर्चा में कौन कौन है, आपका परिचय एक बार फिर से करा देते हैं। अच्छा, किशोर तिवारी जी इस समय हमारे साथ मौजूद है। सीधे किशोर तिवारी जी के पास लेकर चलेंगे दर्शकों को। किशोर तिवारी जी, आप मुझे बताइए सर कि आखिरकार ये समाज में स्थिति क्यों बन गई है कि औरंगजेब वो तो किसी का भी आइडल नहीं हो सकता है ना, एक क्रूर शासक था। अगर उसकी कब्र को हटाने की मांग की जा रही है तो फिर समाज में ये इतनी असहिष्णुता कहां से आती है कि पत्थर चल जाते हैं और इस तरीके से हिंसा हो जाती है? सर महाराष्ट्र में सरकार किसकी? तो देवेंद्र फडणवीस। नागपुर में यहाँ का ये सब कुछ हुआ वो कॉन्स्टिट्यूंसी किसकी? देवेंद्र फडणवीस। वहाँ के विधायक प्रवीण दटके कहते कि यहाँ कोई भी आ नहीं रहा, हाँ यहाँ कोई पुलिस नहीं आ रही, पुलिस वाले फोन नहीं उठा रहे। तो ये सब क्या चल रहा है? राज्य में सरकार इसकी, केंद्र में सरकार इसकी, क्या विपक्ष लोगों की सुरक्षा करे? मुझे बताइए, इन्होंने कलेक्टर ऑफिस में मोर्चा निकालने के बजाय बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वालों ने मुस्लिम इलाके में जाके मोर्चा निकाला। अब ये कर कौन रहा है? और ऊपर से आप देखो, महाराष्ट्र के संवैधानिक पद पे बैठे हुए डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे आज आंदोलन कर रहे हैं। इतनी सेंसिटिव एरिया ये नागपुर तरीके एरिया में, जहां पर 7-8 पुलिस स्टेशन के अंदर आपने कर्फ्यू लगा के रखा है, जहां पर नितिन गडकरी सड़क पे उतरकर शांति लाने का प्रयत्न कर रहे हैं और ये लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे आपकी सरकार है, केंद्र सरकार से एएसआई का प्रोटेक्शन हटाकर जी वो 326 साल पुरानी मजार है उसको हटा लो। अरे ये क्या चल रहा है? सरकार आपकी, प्रदर्शन आप कर रहे, अशांति आपने फैलाई और विपक्ष को दोष दे रहे। अरे षड्यंत्र किसने किया? मुझे बताइए। 4 बजे पुलिस वालों पर जिसमें नहीं सर, लेकिन 2 शब्द इन उपद्रवियों के लिए भी तो बोल दीजिए ना। आपके निशाने पर तो पूरी की पूरी तरीके से सरकार ही है, राज्य सरकार। ये उपद्रवी और इस मानसिकता पर भी तो कुछ रोशनी डालिए ना कि अगर क्रूर शासक औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग की जाती है तो फिर नागपुर जो है वो इस तरीके से क्यों सुलग उठता है? सर ये देखो, मैं अभी बता रहा हूँ, हिंसा हुई उसकी भर्त्सना करता हूँ और मैं पुलिस के साथ हम लोग हैं
हम लोग चाहते हैं कि शांति प्रदान हो जाए और इसमें कोई भड़काऊ बात नहीं होगी। ठीक है। अब मुझे बताइए, बीजेपी से मुझे कभी अपेक्षा नहीं थी। ठीक है सर, अभी बीजेपी के मेहमान हमारे साथ हैं नहीं, जैसे ही वो आएंगे मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। इस बीच सीधे रुख करते हैं, हमारी सहयोगी मेघा हमारे साथ मौजूद हैं। और जरा मेघा इससे ये समझते हैं, मेघा ये विपक्ष के जो आरोप हैं उन्हें और ताकत मिलेगी कि साहब सत्ता में आप खुद हैं, वो लोग जो ये मांग कर रहे हैं कि कब्र को हटाना चाहिए, तो फिर आप इस तरीके का बदलाव क्यों नहीं करते हैं एएसआई वाले उस एक्ट के अंदर कि रास्ता आसान हो जाए। पिछले साल भी 2024 में कितने करीब 18 के करीब एएसआई संरक्षित मॉन्यूमेंट्स थे महाराष्ट्र के अंदर जिनको साफ करने का रास्ता बनाया गया, उनको वो संरक्षण हटाया गया जो मिला हुआ था एएसआई के एक्ट के जरिए, तो फिर तब इसको क्यों छोड़ दिया गया? और अब अगर करना है तो हटाकर एक तरफ करें, ये आंदोलन करेंगे और जो हिंदू संगठन है उनको ये मौका दिया जाएगा कि वो इस तरीके से जगह जगह प्रदर्शन करें और माहौल यहां तक पहुंचे कि पुलिस मूक दर्शक बनी रहे और ये हंगामा, ये हिंसा। मेघा रोमाना, पहली चीज किशोर तिवारी जी से भी हमें ये पूछना चाहिए कि एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते वो क्यों शांति की अपील नहीं कर रहे हैं। ये जो पर्सनल दोस्ती और दुश्मनी वो अपने जवाब में निकाल रहे हैं, नितिन गडकरी जी एक तरफ, देवेंद्र फडणवीस जी दूसरी तरफ, वो खूब समझ में आ रहा है कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष को भी अपना काम नहीं करना है, उन्हें भी इस पूरे आग में घी डालने की काम करनी है। अब सुबह संजय राउत उठकर ये सारी बातें क्यों कह रहे हैं भैया? वो क्या शांति की अपील कर रहे हैं या वो ये सिचुएशन को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? वो सुबह उठकर उस पूरे जो सिचुएशन है उसमें और ऐड कर रहे हैं, ये कह के कि हिंदुओं के पीछे लग गई है ये सरकार। अब ये भी गैर जिम्मेदाराना ही बयान है। जैसे हम सरकार को घेरे में ला रहे हैं उतना ही रोल विपक्ष का भी होता है, किसी भी डेमोक्रेसी में उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की भी होती है। चलिए किशोर तिवारी जी को किनारे करते हैं, मैं आपको जो फैक्ट्स है वो सामने रखती हूँ। रुमाना, पहली बात, ये जो सारा घटना हुई कि सांकेतिक तरीके से आप कब्र लेकर आए औरंगजेब की, उसके ऊपर हरा कपड़ा था, उस वक्त जो कोशिश की गई थी उसे जलाने की तुरंत, और ये बात फैक्ट है कि पुलिस ने तुरंत इसको रोका, उस चीज को खींचा, वो जल भी नहीं सकी, सिचुएशन को कंट्रोल किया। ये जो हम बार बार चला रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई पुलिस नहीं आई, अगर पुलिस नहीं होती रुमाना उस वक्त जमीन पर, तो जो कल हुआ उससे कई ज्यादा भयानक स्थिति आज होती। पुलिस हर समय पे थी, पर जब इस तरीके से भीड़ बड़ी नंबर में, बड़े तादाद में जब भीड़ निकलती है दोनों तरफ से और पुलिस उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, और निशाने पे कौन आ रहा है? 3 डीसीपी, निशाने पे पुलिस आ रही है सबसे पहले। रोमाना, इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि ये जो प्रदर्शन हुआ ये पूरे स्टेट में कल हुआ है। हर कलेक्टरेट में जाकर बजरंग दल और बीएचपी ने अपना आवेदन दिया, कहीं भी कुछ नहीं हुआ। यहां एक जगह अगर यहां चूक हुई है और जो ये बार-बार, बिल्कुल, और ये जो हम कह रहे हैं मेघा कि पुलिस नदारत थी, ये हम इस आधार पर कह रहे हैं कि खुद बीजेपी के विधायक हैं नागपुर सेंट्रल से प्रवीण दटके, उनकी तरफ से कहा गया कि वो खुद पुलिस को फोन कर रहे थे और पुलिस जो है वो मौके पर नहीं पहुंच रही थी। मुझे लगता है कि दर्शकों को क्लियर रखना चाहिए कि हम किस बात की जानकारी किस आधार पर दे रहे हैं। और जो बात आपने कही वो बेहद महत्वपूर्ण है कि दिन में भी कई बार ऐसे मौके आए जब दोनों समुदाय आमने सामने आ सकते थे, लेकिन वहां पर पुलिस की भूमिका ऐसी थी कि पुलिस ने बार बार मामले को शांत कराया। ऐसा है कि शाम में पुलिस निशाने पे आ गई, शाम में पुलिस निशाने पर आ गई। आपके खुद के जो आला अफसर थे जो जमीन पर उतरे हुए थे, पहले उनको निशाना बनाया गया, पहले पुलिस को सामने से हटाने की कोशिश की गई और फिर ये सारा जेसीबी और जो गाड़ियां थी सब में आपने आग लगा दिया। तो पुलिस इसके लिए प्रिपेयर्ड थी नहीं कि निशाने पर वो आएंगे, वो तो सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए वहां खड़े थे। तो यही बड़ा सवाल है और इसी को लेकर प्रदीप भंडारी का रुख करेंगे। प्रदीप, पुलिस प्रिपेयर्ड ही नहीं थी, मतलब पुलिस को ऐसा लग रहा था कि दिन में जो 3 घटनाएं हुई हैं जहां पर पुलिस ने सकारात्मक भूमिका निभाई है, मामला पुलिस ने सुलझा दिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कुल मिलाकर ये इंटेलिजेंस फेलियर, ये पुलिस स्थिति का आकलन नहीं कर पाई और मौके पर जितनी पुलिस बल होना चाहिए था उतना पुलिस बल नहीं था। तो कुल मिलाकर अभी बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब जांच के बाद आएंगे सामने प्रदीप, और तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार हिंसा की वजह क्या रही। रोमाना जी, पुलिस एक्टिव थी, इसीलिए ये दंगा जो है 3 घंटे, ये जो उपद्रवियों को 3 घंटे के अंदर कंट्रोल में कर दिया गया। अगर पुलिस एक्टिव नहीं होती तो ये इनका पूरी स्ट्रैटेजी जो थी, ये पूरे शहर को जलाने की स्ट्रैटेजी थी, इसकी भी तहकीकात होगी। पर ये किशोर तिवारी कह रहे थे मुस्लिम इलाके, ये मुस्लिम इलाके करके क्या होते हैं देश के अंदर? मैंने तो नहीं सुना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में मुस्लिम इलाका है, हिंदू इलाका है। देश का हर इलाका किसी भी देश के नागरिक के लिए संवैधानिक रूप से जाने का अधिकार है।
तो ऐसा कौन से इलाके जहाँ के अंदर देश के नागरिक नहीं जा सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? कुछ इलाकों में क्या पत्थर रखे? क्या बात कर रहे हैं विपक्ष के लोग? क्यों नहीं ये खुल के बोल रहे हैं कि जिनने पथराव किया वो इस देश के कानून व्यवस्था के खिलाफ है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो एंटी नेशनल लोग हैं? कौन है वो लोग? क्यों नहीं हमारे देश का विपक्ष पत्थरबाजियों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल किशोर तिवारी जी, आप पत्थरबाजों को बचा रहे हैं? आप पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहते हैं क्या किशोर तिवारी? बोलिए। मैं रोमाना जी एक बात बताता हूँ। हाँ। महाराष्ट्र के हर कलेक्टरेट पर एप्लीकेशन दिया गया। हाँ। और वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। हाँ। नागपुर के अंदर ही ये भड़काऊ ऐसा क्यों हुआ? और जो मेरे नेता संजय राउत ने कहा है उसका कारण है कि अरे भाई, उपद्रवियों को लेकर भी दो शब्द बोल दीजिए। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, उपद्रवियों को बचाना चाह रहे हैं आप पत्थरबाजों पर एक्शन होना चाहिए, उनकी पहचान करके उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये कहने में क्या दिक्कत है विपक्ष को? क्या आप बचाना चाह रहे हैं? क्या आप मामले को और भड़काना चाह रहे हैं? क्या आप और समाज को हिंदू मुसलमान में बांटना चाह रहे हैं किशोर तिवारी? नहीं, देखो रोमाना जी, आप मुझ पर इतना अन्याय मत करो। कल रात से मैं फील्ड पे हूँ। मैं चाहता हूँ, और मैं नितिन जी के वहाँ पर बहुत अच्छी पकड़ है, उन्होंने पूरा माहौल शांत कर लिया है। और कुछ बच्चों ने ये किया, और वो बच्चों को किसने प्रेरित किया था ये भी बात सर, सब बाहर आ रही है। सर, ये उपद्रवी बच्चे, आप इनको बच्चे कह रहे हैं? सर, क्रिमिनल्स हैं सर, ये क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने लोगों की गाड़ियों, लोगों की दुकानों, लोगों के घरों पर हमले किए, लोगों के घरों के अंदर घुसकर सर, एक वहां पर दुकान थी डॉक्टर की, वहां पर छोटा सा मंदिर बना रखा था, उन्होंने अंदर तक घुस गए, उस मंदिर में भी तोड़फोड़ की है। सर, इस तरीके का बचाव तो मत कीजिए सर, जिसको सुनकर दर्शकों को भी लगे कि कितना बाइस्ड है इस देश का विपक्ष। सर, ऐसे बयान मत दीजिए सर। समय मेरे पास इतना ही है, नहीं तो मैं कुछ और सवाल आपसे जरूर पूछती अभी। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।